पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता एवं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत घर घर स्वदेशी कार्यक्रम के इस लॉन्चिंग प्रोग्राम के अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं हमारे इस अभियान के जो प्रदेश के संयोजक हैं आदरणीय कुलदीप जी से अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य में आज हमारे प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री द्वय आदरणीय कुंदन परिहार जी और आदरणीय दीप्ति रावत जी उपस्थित हैं और हमारे महिला मोर्चे की नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय रुचि भट्ट जी और जो इस अभियान की प्रदेश की सह संयोजिका भी है वो भी उपस्थित है और आदरणीय हमारे राजेंद्र जी जो उपस्थित है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज का जो हमारा ये अभियान है इसका जो हमारा लोगो जारी होना है उसको जारी करने का पीछे कैमरे लगे हुए भाई इधर पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ सर। आ गई खिंच गई नहीं पंकज हो गई मिल जाएगा थैंक यू। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देने से पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हर घर स्वदेशी का अभियान भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर तक चलाया जाएगा और इसके 25 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी के द्वारा दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की गई और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज इस अभियान का शुभारंभ हमारे उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आगे इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से अपनी बात को आपके सम्मुख रखेंगे। मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध आप सभी पत्रकार बंधुओं से है क्योंकि आज का ये विषय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ये पत्रकार वार्ता जो आयोजित हुई है इसी विषय पर अगर केंद्रित रही तो मैं आपका आभार रहूंगा। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प ऐसा विषय और हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी इसके लोगों के लॉन्च के अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर हमारे इस पूरे अभियान को संचालित करने वाले राज्य के अंदर श्री कुलदीप जी, महामंत्री द्वय दीप्ति रावत जी और कुंदन परिहार जी और आप सबके बीच में जिनका लगातार संवाद रहता है अनवरत रूप से, ऐसा शायद कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन आपका और उनका संपर्क न होता हो। ऐसे हमारे मीडिया के प्रमुख मीडिया प्रभारी भाई नवीन और नेगी और अभी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हमारी
नियुक्त हुई रुचि चौहान भट्ट जी और सभी हमारे अन्य प्रवक्तागण और उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सभी मित्रों, भाइयों और बहनें भी दीपिका है नहीं यहाँ तो है उधर दीपिका भी तो सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी पत्रकार बंधु, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस संवाद में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आप सबसे रोज ही हमारी भेंट होती है और ऐसा भी होता है कि बहुत बार जिस सब्जेक्ट में हमारे कुछ लोग नियुक्त होते हैं बैठक के लिए या उस विषय के लिए, आप सब लोगों का विशेष अनुरोध होने पर मैं अपने आप को आप सबके प्रेम के कारण रोक नहीं पाता हूँ और आप सबसे मुखातिब होता रहता हूँ। लेकिन आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प। ये स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। अन्य लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार देने का काम करते हैं। ये उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान है यदि हम स्वदेशी को अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। और स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है, और उसके कारण से मैं लगभग 22 तारीख से, आज का दिन भी अभी शेष है, अभी मैं आज भी एक स्थान पर जाऊंगा और लगातार मैं 22 तारीख से अनेक स्थानों पर गया हूं। और मैंने जो हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं, और उसके साथ साथ उन दुकानों में आने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया, बातचीत करी। दोनों ही वर्गों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है। जहां दुकानदारों के अंदर, व्यापारी भाइयों के अंदर, क्योंकि उनकी मांग के अनुरूप, चाहे व्यापारियों की हो या आम जनता, सामान्य जनता की हो, देश की जनता की मांग हो, उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है। और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है। और उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि देश के अंदर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम, बहुत बड़ी उनके जीवन को आसान बनाने का काम, जीएसटी की दरों में संशोधित करने का काम भारत की सरकार करेगी। उन्होंने दीपावली से पहले कहा था, लेकिन दीपावली से उन्होंने काफी पहले, नवरात्र के पहले दिन ही ये लागू कर दिया।
भाइयों बहनों, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम इस स्वदेशी के आंदोलन ने किया था। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व ने हमें सिखाया, ये दिखाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया, और आज श्रमिकों के लिए जो देश के अंदर अनेक नीतियां बन रही हैं उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी शुरुआत आजाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। और कोविड संकट के समय में आप सब लोगों ने देखा था, जिस समय कोविड शुरुआत हुई थी, तो कोविड के समय में पीपीपी किट की जब आवश्यकता महसूस होने लगी तो पीपीपी किट हम उसको भी आयात करते थे उस समय, और भारत में पीपीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पीपीपी किट का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हो गया और करोड़ों करोड़ों की संख्या में पीपीपी किट भारत में ही बनने लगे। इसी प्रकार स्वदेशी निर्मित वैक्सीन, वो वैक्सीन जहां देशवासियों के तो काम आई, लेकिन दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी हमारे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन दूसरे देशों की सहायता के लिए भी उसको भेजा गया। और ऑपरेशन सिंदूर ने मैं स्वदेशी की ताकत पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। और उत्तराखंड के बारे में मैं कहूं तो हमने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद के महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, और वो इतने शानदार होते हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है, कम साधनों में, कम संसाधनों में। वो कई बार लगता है कि यहाँ के हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, आप स्वयं देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, तो जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छा उत्पाद हमारे की माताओं बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, उनके उत्पादों को आज देश और दुनिया में स्थान मिले, उनको एक अच्छा विपणन के लिए बाजार मिले। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ कराया था, और आज पूरे देश दुनिया हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ एक जिला दो उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हमारे किसान और काश्तकार शहद, मड़वा, झंगोरा, रागी, मसालों और औषधि पौधों की खेती के द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य के अंदर दिया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वदेशी उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। भविष्य की हमारी योजनाएं हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान के तहत उत्तराखंड में जन जागरण अभियान घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं
आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से और सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि अभी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना का यह हमारा पर्व है और 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व है और उसके बाद दीपावली की तैयारियां हमारे देश में भी, राज्य में भी हर जगह प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह अन्य दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार हो, विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, कोई आप सबके द्वारा आयोजित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हमें ये संकल्प जरूर इस बार लेना चाहिए कि जहां आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब भी संकल्प लें कि हम स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे। एक सूची हम अपने दैनिक जीवन की भी बनाएं, जिसमें एक दिन किसी पेन पर या कहीं पर हम नोट कर लें, किसी तरह से कोई नोटबुक पर, कि कितने ऐसे हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुएं हैं जो स्वदेशी हैं। और हमारे देश में आज एक सुई से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है। आज हम चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े अनुसंधान भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनेक रिसर्च हमारी चल रही है। सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को अपनाएं, इसको आत्मसात करें और इस संकल्प को आगे लेकर हम सब आगे बढ़ें। मुझे इस विषय में ये संक्षिप्त से आप सबके साथ बात रखनी थी, इतनी बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल तो ये भी है कि अभी कल जो चुनाव हुआ उसमें विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपना समर्थन जुटाया और एक विद्यार्थियों का, छात्रों का वो भी जो आंदोलन कर रहा है, तो इस मौके पर क्या संदेश है सरकार का? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कल हमारे राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनका चुनाव हुआ है। अध्ययनरत सब तो समझ ही नहीं, जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारी जीत मिली। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं, उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है। उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है, उसको छात्रों ने अपनाया। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम भी प्रतिबद्ध हैं, इससे निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। और ऐसे समय में हुआ है जहां पर बहुत सारे ऐसे तत्व जिन्होंने तमाम देशद्रोही नारे लगाकर सनातन का विरोध करने का काम और छात्रों के आंदोलन में आकर किसी न किसी रूप में उनको गलत दिशा देने का भी काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने पिछले 4 सालों में
जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और पारदर्शी नहीं बनाया, एक रिकॉर्ड 25,000 का आंकड़ा एक भर्तियों का सफलतापूर्वक संपन्न किया है। एक समय वो भी था पटवारी भर्ती का कांड होता है, एक समय वो भी था कि पेपर कहां से कहां भरे जाते थे, वो सब लोग किन के नजदीक थे। मैं उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने उन सब पर कार्रवाई करी और 100 से अधिक नकल माफियाओं हमने ही जेल पहुंचाया। ये हमारी नियत में, हमारे काम करने की जो एक तरीका है, उस तरीके में और उसमें दोनों में अंतर था। और छात्रों के हित में हमने सभी निर्णय लिए। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, अन्यथा राज्य बनने के 20 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा भर्तियां इन 4 सालों में हुई है, और आगे भी हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, और मेरा पहला संकल्प था कि युवाओं को, नौजवानों को जो भी पद हमारे खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। उस समय लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि आप लोग भी उस बात के साक्षी हैं जिसमें हमने 1,000 1200 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान करने का समारोह आयोजित किया था। आप सबके माध्यम से, वो सारा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आया और आप सब उसके साक्षी बने हैं। ऐसा नहीं है कि वही कोई बंद कमरों में दे दिया गया। ये साहब, मेरा सवाल है, आपने कहा पीछे कि युवाओं को बदलाने का काम किया, आज अब त्रिवेंद्र रावत समर्थन दे दिया, कहते छुट्टियां जहां होनी चाहिए, तो क्या त्रिवेंद्र रावत अलग नहीं क्या? अरे मैं पहले मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, पहले मैं आपकी बात बोलोगे। अरे जो इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, कहाँ से ऐसे नॉन सीरियस बातें ले आती हो बीच में? गंभीर बात कर रहा हूँ। हाँ, रावण मुक्ति होती है। सर, सीएम साहब, ये तमाम उपलब्धियां छात्र जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, और उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ है, ये उपलब्धियां उन छात्रों तक पहुंचाने में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सफल क्यों नहीं हो पा रही है, और खुद को युवा हितों की सरकार बनाने में आप क्यों नहीं सफल हो पा रही? अरे तो आप लोगों को पहुंचाना चाहिए मेरे भाई, ये तो आपका दायित्व है। आपका क्या नाम है? अरे रॉबिन, ये कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों को पहुंचाना चाहिए मेरे भाई, ये तो मीडिया का दायित्व है, जनता तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये तो आप लोगों का काम है, ये आप लोगों को पहुंचाना चाहिए। इसको अपनी जिम्मेदारी आप लोगों को ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं, हम सब लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो मीडिया भी, जो 4 स्तंभ उसमें से एक स्तंभ हमारा मीडिया भी है। सर, सीएम साहब स्वदेशी, आपकी लग जाएंगे थोड़ा तो और अच्छा हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा क्या? सीएम साहब स्वदेशी पे सवाल करते हैं। सीएम साहब 60-70 के दशक में हवाई जहाज बनाने वाला भारत हर बार दिवाली पे स्वदेशी जैसे टास्क जो है पब्लिक को मिलता है। 60-70 के दशक में हवाई जहाज बनाने वाले भारत को बीजेपी हर दिवाली के वक्त नया टास्क देती है स्वदेशी का, बाकी टाइम नहीं। हमारी पार्टी में अनवरत रूप से कार्यक्रम चलते रहते हैं, और देश की आवश्यकताओं के अनुसार, देश में जिस प्रकार से नवाचार होने चाहिए, दुनिया की जो स्थितियां होती हैं उसके अनुरूप हमारी पार्टी निर्णय लेती है। और इन्हें आप जो कह रहे हो ना, जनता में नहीं पहुंची, जनता में भी पहुंची है, छात्रों में भी पहुंची है। इसीलिए देखिए सारे चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, कल भी छात्र संघ का चुनाव भी जीते हैं। मैं आपकी जवाब ज्यादा नहीं देना चाहता था, मैं चाहता था कि आप स्वयं ही हमारी बात को आगे बढ़ाएं। जो आप गए थे मार्केट बनाए, क्या कुछ व्यापारियों के कुछ ओपिनियन, सजेशन इस तरीके के आए कि आपको लगता है कि आप उनकी बात आप आगे भी पहुंचानी चाहिए, जहाँ कुछ
कमियां भी व्यापारियों ने बताई, क्या कुछ ऐसे सजेशन? नहीं, व्यापारियों से अच्छा संवाद हुआ है और व्यापारी लोगों ने कहा कि जैसे ही हमको पता लगा कि ये कुछ स्लैब कम होने वाले हैं, तो जो ज्यादा स्लैब वाला उनका जो सामान इत्यादि था उन्होंने उसको अपने तरीके से व्यवस्थित किया। लेकिन अधिकांश लोगों ने, चाहे व्यापारी हो या उपभोक्ता वर्ग हो, सभी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी। मैंने कुछ महिलाओं से भी बात करी। कल मैं हरकी पौड़ी के क्षेत्र में भी करीब कुछ दुकानों पर गया था। मैं मार्केट में काफी देर मैंने भ्रमण किया है वहां पर, तो कहीं से और सभी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं आपके लिए भी जो है, साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर सारी चीज, टूथपेस्ट नहीं करते क्या उसमें हुआ है, अलग सीमेंट में भी हुआ है। गोविंद जी हो गया, एक ही वचन आएगा। आपको मैं अलग से दे दूंगा, इतना क्यों कर आपको मैं अलग से दे दूंगा। सर पहले हाकम सिंह गिरफ्तार हो जाता है, उसके बाद में सर खालिद गिरफ्तार हो जाता है, और जिस तरीके से दूसरी बार हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि हाकम के जो हाकिम है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसको लेकर सर क्या? नहीं, देखिए, कोई भी हाकिम इसमें नहीं छूटेगा। सारे हाकिम जो है, जो भी इस परीक्षा के इस अपराध में, छात्रों के इस अपराध में जो भी शामिल होगा, उसके लिए SIT बन गई है और माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उसकी निगरानी करेंगे और उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को हम छोड़ने वाले नहीं। सर क्या आप समझते हैं कि नकल का जो कानून का जो बनाया था, क्या इसको डेंट देने का काम किया है, क्या एक नेगेटिव सेट किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत बात बोलता हूँ, कोई पूर्वा उससे न सोचे कि पहले से कोई बात सोच के आया हो। थोड़ा मेरी बात पर विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, इतने राज्य के अंदर 80,000 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। कितने हजार? 80,000 छात्रों ने भाग लिया है। इंटर के, हाई स्कूल के एग्जाम भी होते हैं, कुछ जगह पर नकल के प्रकरण भी आते हैं। नकल के प्रकरण भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी परीक्षा ही जो है दूषित हो जाए। और एक ऐसे सेंटर पर एक व्यक्ति जो पिछले सालों के उसके कुछ रिकॉर्ड भी SIT निकाल रही है, वो परीक्षाओं में कैसे एलिजिबल हुआ, उसने प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न कैसे बाहर किए या नहीं किए, क्या किया, और कैसे किसी खास लोगों के पास पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता है तो उनको किसको बताना चाहिए था? कहीं ना कहीं सूचना देनी चाहिए थी। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं से कोई बात आ रही है, और हम ये भी देख रहे हैं SIT में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा किसी और स्थान पर भी हुआ हो। SIT ही सबकी जांच कर रही है, छात्रों के बीच में भी जा रही है। और उसके बाद वो प्रोपोगेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे राज्य के सामने है कि किस तरह से उसको प्रोपोगेंडा बनाया गया। और अच्छा होता कि नकल का कानून बनाया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। पहले के समय में एक लांबा नाम के DM होते थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा था उस समय में। किनकी सरकारों में होता था? जो UKSC SSSC के चेयरमैन थे, वो किन के करीबी होते थे? जिनके हमारी सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कौन कौन लोग, कितने लोग? लगभग 100 के करीब तो जेल ही हुई लोग। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मुझे इतना बोलने के लिए भी। आज तो मैं सोच रहा था कि केवल आप स्वदेशी पर ही प्रेस को केंद्रित करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये जिज्ञासा करी तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं घंटों बोल सकता हूँ। सर छात्र CBI जांच की मांग कर देखिए, जब SIT की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र CBI चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम CBI भी कर देंगे। लेकिन अगर SIT जांच कर रही है, CBI में जाने से पहले SIT भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे।
सर अभी तक ये बात साफ नहीं हुई। चलिए, बहुत प्रोफेसर जो थी उसने आखिरकार वो जो स्क्रीनशॉट था वो बॉबी पवार को ही को भेजा। अरे मेरे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लोग, आप लोग बताओ लोगों को क्यों भेजा वहां? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मेरा प्रश्न है। आप सभी का एक मिनट रुको। वास्तव में सच में मेरे मन में भी यही प्रश्न है। अरे तो आप नहीं, मेरी बात तो सुनो तो। ये दीप्ति जी भी सही कह रही है, मेरे बगल में बैठी है, कि वास्तव में ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ही को प्रश्न पत्र क्यों भेजा गया है। नहीं, अगर देखो भैया पूर्वा किसी का वो हो पहले से, तो मैं नहीं मानता हूँ। आप कहो कि छात्रों के बीच में आपकी बात नहीं पहुंच रही, छात्रों के बीच में नहीं पहुंचती तो 80% छात्र कैसे जीतते? अगर लोगों के बीच में नहीं पहुंचती तो हम लोगों को विधानसभा से लेकर नगर पालिकाओं से लेकर जिला पंचायतों से लेकर सारे पंचायतों में, सारे नगर निकायों में आज कैसे समर्थन दे रही होती जनता? एक मिनट। लेकिन हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। सच में मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न एक ही व्यक्ति के पास कैसे गए हैं। सवाल भी का जवाब नहीं आया ना। जवाब SIT देगी, जवाब SIT देगी, इसीलिए SIT की है। थोड़ा सब्र करिए। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य है। सर एक सवाल, पहले ये तो छात्र धरने पे बैठे थे, उसके बाद कुछ आपके अपने और कुछ विपक्ष इस पे राजनीति करने को क्या? देखिए, जिन लोगों को राजनीति करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने छात्रों के कंधों का इस्तेमाल किया। कुछ समय आगे बढ़ने दीजिए। छात्र स्वयं बहुत समझदार छात्र हैं हमारे यहाँ के। कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, कुछ लोगों को बहलाया जाता है। एक बार आपने देखा होगा हजारों की संख्या में 2022-23 में भी इसी तरह से छात्र यहाँ देहरादून में एकत्र हुए थे। लेकिन बाद में उन्हीं छात्रों ने कहा कि नहीं, सरकार का निर्णय अच्छा है, और इसमें भी यही हो रहा है। ये छात्रों के नाम पर राजनीति करने का खेल आगे बढ़ाया जा रहा है और छात्र हितों को पीछे फेंक दिया जा रहा है। छात्रों के हितों की कोई बात नहीं है इसमें, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो असली छात्र थे उन्होंने कल चुनाव मतदान में भाग लिया है और चुनाव में जो विजयी भी हुए हैं और जो विजय हुए हैं या पीछे रह गए हैं वो सारे छात्र हैं। सर मेरा एक सवाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार को 11 साल में लगे सर। अरे आपको अलग से बता देंगे, आप अलग से